हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी ऑब्व्यू को लगाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज 3.1 को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑब्व्यू का पूरा कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज 3.1 के जो पहले के उदाहरण थे वो मैंने कंप्लीट कर चुके हैं। आई बटन पे वो वीडियो शो हो रही होगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो वीडियो आपको देखने के लिए बहुत ही मस्ट है, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ सकते हो, इस वीडियो को देख सकते हो। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 1 और 2 के भी वीडियो अपलोड हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कोई भी वीडियो हुआ करे वो आपको प्लेलिस्ट में जरूर चेक करना चाहिए। साथ ही इंग्लिश हिंदी का कोर्स भी कंप्लीट है, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिए। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको एक्सरसाइज 3.1 अच्छे से बनने लगेगी। यदि कोई सवाल हो आपका तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दूसरे चैनल की लिंक भी आपको आई बटन में दिख रही होगी, तो उसको भी आप जाकर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट जल्दी मिलेंगे और उस पर आप लाइव टेस्ट दे पाओगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। एक्सरसाइज 3.1 आपको दिया है और पहला सवाल आपको ये कह रहा है कि ऑब्व्यू ए दे दिया, के लिए ज्ञात कीजिए। आपको 3 सवाल दे दिए, इन तीनों सवालों को आपको लगाना है। ठीक है, तो सवाल बहुत ही आसान है। पहला क्या कह रहा, पहला कह रहा ऑब्व्यू की कोटि निकालना। आपको पता भाई कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ में निकाल लो। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 आपकी पंक्तियां हैं और 1 2 3 4 कॉलम है। 3 पंक्ति 4 कॉलम, ठीक है ना, दिख रहे हैं कि नहीं? 3 पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति और 4 कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम। तो कोटि कितनी हो जाएगी? 3 पंक्ति क्रॉस 4 कॉलम। ओके। सेकंड कह रहा है अवयवों की संख्या। तो आपको पता है कि पंक्ति गुणे स्तंभ कर देते हैं। पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम का गुणा कर देंगे तो अपन को अवयव मिल जाएंगे। यानी 3 गुणे 4 करते हैं तो कितने अवयव हैं? 12 अवयव हैं। ओके। अब तीसरा आपको सवाल कह रहा है कि आपको ये वैल्यू निकालनी है A13, A21, A33, A24 और A23 का मान निकालना है। अच्छा, A13 का मतलब क्या है? कि पहली पंक्ति। A13 का मतलब क्या है? पहला अंक बताता है आपको पंक्ति और दूसरा अंक बताता है स्तंभ के बारे में। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ। तो पहली पंक्ति कौन सी है? ये वाला। और तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये वाला। अब इसमें देखो कॉमन आपको क्या क्या मिल सकता है, मैं पहला बता दे रहा हूं, बाकी आप सब कर लोगे, है ना। तो क्या कॉमन है? 19 कॉमन है कि नहीं? पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में क्या कॉमन है? 19। तो A13 का मान कितना होगा? 19 होगा। समझ गए ना बात। इसी प्रकार A21 का मतलब क्या हुआ कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये रही और पहला स्तंभ ये है। तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा? इसमें कॉमन आपका 35 बनेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 35। A33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। तो भाई कॉमन कितना है? -5। तो आंसर हो जाएगा -5। A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति क्या है? ये। चौथा स्तंभ कौन सा हुआ? ये। कॉमन क्या निकल रहा? 12। तो आंसर हो गया 12। समझ रहे हो ना बात मेरी? कोई दिक्कत नहीं है। A24 हो गया। अब A23 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति कौन सी? दूसरी पंक्ति ये वाली, ठीक है ना। और तीसरा स्तंभ ये वाला। तो कॉमन कितना निकलेगा? 5/2 रहेगा, है ना। 5/2 कॉमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालने थे। अवयव भी निकाल दिए। सरल है ना, अवयव निकालना सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है यदि किसी ऑब्व्यू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? तो ये क्वेश्चन आप लगा चुके हैं। उदाहरण नंबर 2 में मैंने आपको समझाया था अच्छी प्रकार से कि कैसे जब अवयव दिए हों तो उनसे कोटियां कैसे निकालनी है, ठीक है ना। तो चलो समझ लो इसको कैसे करना। पहले क्या कह रहा है? 24 अवयव। तो 24 अवयव है तो संभव कोटियां क्या बनेंगी आपकी? भाई 24 आपको कैसे मिल सकता है ये सोचो। 1 गुणे 24 करके मिल सकता है, ठीक है। फिर 2 गुणे 12 करके मिल सकता है, हो गया। 3 गुणे 8 करके मिल सकता है और 4 गुणे 6 करके मिल सकता है, ठीक है ना। अब 5 में कोई संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से अपन को मिल गया। अब इसका आप उल्टा भी करते जाओगे। 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2 और 24 क्रॉस 1। तो ये संभव कोटियां आपको मिलेंगी, ठीक है ना। 24 आपको कैसे मिल सकता है ये सोचा करो, तो आपको कोटियां मिल जाएंगी। आगे कह रहा था 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी? अब 13 अवयव के लिए भाई आपको जो संभावना रहेगी वो यही रहेगी, 1 गुणे 13, 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1, 13 क्रॉस 1,
1, है ना। तो यही आपकी संभावनाएं रहेंगी, यही आपकी संभव कोटियां हो सकती हैं और कोई नहीं हो सकती हैं। तो ये आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। तो भाई आपको अब सवाल पता है कैसे करना है। मैंने उदाहरण नंबर 2 बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 बताया एक्सरसाइज 3.1 का। तो अब ये सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। और इसका मुझे कमेंट्स करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट्स में मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और ये सवाल आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, आपको कह रहा है एक 2x2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त है। प्रदत्त हैं, दिए हुए हैं। प्रदत्त का मतलब होता है देना, मतलब आपको ये दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है। अब इस पर आप ऊपर उदाहरण में सवाल लगा चुके हो तो आपको सवाल में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अवयव क्या दिया है समझिए। अवयव आपको दिया है 2x2 का, 2x2 का, यानी I की वैल्यू आप 2 तक रखोगे और J की वैल्यू भी 2 तक रखोगे। I का मान रखोगे 1 2 और J का मान रखोगे 1 2, ठीक है ना। अवयव 2x2 का मतलब क्या है कि 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। तो इस प्रकार से आपका अवयव मिलेगा R1 R2 C1 C2 और यहां पर आपके कॉलम अवयव भरे जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से मैं एक गोला बनाता हूं तो यहां पर आपके अवयव भरे जाएंगे। अवयव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको काउंट कर लो। अगर इसका नाम देना चाहो तो नाम कैसे दोगे, देखो भाई ये वाला कहां पर मिल रहा है, देखो ये वाला मिल रहा है R1 और C1 पे, तो ये हो गया A11। ये वाला कहां मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है आपका R1 और C2 पे, तो इसको बोल दोगे A12। ये देखो कहां मिल रहा है ये वाला, तो ये मिल रहा है आपका R2 और C1 पे, तो इसको आप बोल सकते हो A2 A21। अच्छा ये वाला मिल रहा है कहां पर, किस जगह पे मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका R2 और C2 पर, तो इसको बोल दोगे A22। तो इस प्रकार से आप अवयव बना सकते हो, ठीक है ना। तो अपन को A क्या मिल गया, अवयव जो मिलेगा A वो कहलाएगा आपका A11 A12 A21 A22, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सोचना है। अच्छा अवयव के लिए जो अवयव है उसको सोचने में कोई परेशानी नहीं है, समझो इस बात को। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ी। और मैंने कहा मैट्रिक्स बहुत ही सरल और सिंपल चीज में से एक है और बहुत ही फेवरेट भी है, ये भी मैंने कहा। अब इस चीज को हम हल करते हैं। उदाहरण में आपको मैं करवा ही चुका हूं एक बार, इसको लगा के देखते हैं। वैल्यू निकालनी है आपको A11 की, तो A11 की वैल्यू निकालते हैं। नहीं I और J का मान एक एक रख दो, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4/2। तो अपन को क्या मिला, 2 मिला, ठीक है भाई। अब A12 रखो, A12 का मतलब 1 + 2 का होल स्क्वायर, A की जगह I की जगह 1 और J की जगह 2, ठीक है ना। और ये हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये निकल के आया 9/2, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं A21 की, तो A21 देख लो, A21, तो A21 का मतलब क्या है कि I की जगह 2 रख रहे हो, J की जगह 1 रख रहे हो, होल स्क्वायर कर रहे हो अपॉन 2 कर रहे हो, तो ये हो गया 3/2 का वर्ग। तो यहां से कितना निकला, ये निकला 9/2, ठीक है। अब निकाल लो A22, तो A22 I की जगह 2 J की जगह 2, इसका वर्ग करना है, बटे 2 करना है, तो यहां से मिल गया 4/2 का वर्ग। अकेला 4 का वर्ग हो रहा, ठीक है ना, अकेला 4 का वर्ग हो रहा, 2 का वर्ग नहीं है, तो हो जाएगा 16/2, तो ये हो जाएगा अपन को 8 मिल जाएगा। तो यहां से अपन को अवयव क्या मिल गया, अपन को अवयव मिल गया, क्या हो गया, 2 कॉमन नहीं लगाना है, 2 9/2, ठीक है। कॉमन नहीं लगाते, इस बात को ध्यान रखना, 2 9/2 फिर 9/2 और 8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात मानो तो आप ये सारे सवाल लगा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे सवाल लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको लगा के बता देता हूं। AIJ, दूसरा सवाल AIJ क्या कह रहा भाई, I/J कह रहा, निकाल लो। अवयव अपन को कैसे लेना है, A जो लेना है वो लेना है आपको A11 A12 A21 A22, इस प्रकार से बनाना है। चलो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल है। A11 का मतलब I और J की जगह 1 1 रख दो, तो वैल्यू आएगी 1। A12 का मतलब क्या है, I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 1/2 मिल गया। फिर A21, तो 21 का मतलब 2/1 यानी 2 मिल गया,
और A22 तो कितना 2/2 यानी 1 मिल गया। तो ये भी आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया A। ऑब्वियस अगर आपने A माना होता तो क्या मिलता, आपको मिलता 1/2, 2 और 1, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। अब हम तीसरे सवाल को देख लेते हैं। तो तीसरा आपको सवाल क्या कह रहा था, तीसरा आपको कुछ सवाल इस प्रकार से दे रहा था कि AIJ कितना कि I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही था सवाल। देख लेते एक बार, चेक कर लेते हैं। हाँ यही था सवाल। देखो AIJ बराबर क्या, I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, इस पर अपन को वर्क करना है। चलो देख लेते हैं सवाल को। ये दिया तो आप व्यू, पहली बात तो कैसा लेना है, आप व्यू जो लेना है अपन को लेना है A11, 12, A21 और A22, ये वाला आप व्यू बनेगा। ठीक है, 2/2 का, 2 × 2 का। तो वैल्यू निकाल लो A11 का मतलब 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 × 2 होता है ना, तो ये 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां से मिलना 9/2। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं A12 की। A12 का मतलब 1 + J की जगह 2 रख रहे हैं, तो 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 25/2। फिर बात कर लो A21 की, तो I की जगह 2 रख रहे हो, 2 × 1 कर रहे हो, J की जगह 1 रखना है, का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16/2, यानी क्या मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं A22 की। A22 तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 2 + 4 अपॉन 2, ये 2 + 4 का होल स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी 36/2 यानी 18 दूनी 36। तो अपन को वैल्यू क्या मिल गई, ए, यहां पर अपन को फाइनल तौर पे आंसर कितना मिल जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आएगा आपका 9/2 और 25/2 और 8 और 18। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो आपके 3 सवाल थे मैंने तीनों लगा दिए। बहरहाल आपसे अगर मैं एक भी ना बताता और पैसे करने के लिए कहता तो भी आपसे बन जाती, लेकिन यहाँ पर मेरी एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एक स्टूडेंट का कमेंट्स आया कि सर मैं पीछे का भूलता जा रहा हूँ, आगे का अगर पढ़ता हूँ, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप नोट्स बनाते जाएं। जो मैं शुरू से कहता हूं, नोट्स बनाने से आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से होता है। यदि आप प्रॉपर तरीके के नोट्स बनाते जाओगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपको कह रहा है, ये भी सवाल वही है जो आपने उदाहरण में लगाया था, जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में लगाया था। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, एक 3x4 ऑब्व्यू की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिया। तो आप ये देख रहे हैं सवाल बहुत ही सिंपल जा रहे हैं, एक ही प्रकार के सवाल जा रहे हैं, है ना। तो चलिए इसको लगाते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद से लगाते हैं तो आपका माइंड उस दिशा में सोचने लगता है जो टीचर बताने की कोशिश कर रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो। जब आप स्वयं से करेंगे वो चीज आपको जल्दी कैच होगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आप व्यू क्या है, आप व्यू है आपका 3x4 का। अच्छा, 3x4 का मतलब क्या है भाई, 3 तो पंक्ति है, 1 2 3, 3 पंक्ति है, R1 R2 R3 और 4 कॉलम है, 1 2 3 4, C1 C2 C3 और C4। ठीक है ना, इस प्रकार से अब बना देंगे, है ना। अब ये भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सोचना है कि भाई हो क्या रहा है सवाल को, और सवाल आपसे तब बनेगा जब आप लगाओगे ही नहीं, पता ही नहीं है कुछ हो क्या रहा है, कहाँ जाना है, आपको पता ही एड्रेस नहीं पता है तो कैसे पहुंच जाओगे। इसी प्रकार प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, मस्ट होती है। अच्छा, 3x4 से क्या मतलब है भाई, I की जगह आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, और J की जगह आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे और 4 रखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऑब्व्यू क्या मिलना है, आपको जो ऑब्व्यू मिलना है वो होगा आपका A11 A12 A13 A14, इस प्रकार से मिलना है। ठीक है ना, और A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32
A34 काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, कठिन नहीं है, याद रखिएगा। लेंदी और कठिन अलग अलग चीजें हैं। अब चलिए देखते हैं। तो अब निकालें A11। तो A11 का मतलब क्या हुआ, 1/2 मॉड -3 × 1 और +1 ये बना। तो यहां से वैल्यू निकलेगी 1/2 मॉड -3 + 1। तो यहां से कितना वैल्यू निकलना है, ये निकलना है 1/2 मॉड के अंदर हो जाएगा -2 है ना। और आपको पता है मॉड से अगर संख्या निकलेगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाती है। तो 1/2 और 1/2 गुणे 2 1 निकल आएगा। ठीक है भाई, आगे देखें। A12 निकालो। तो 1/2 मॉड -3 × 1 + 2। तो यहां से हो जाएगा 1/2 मॉड -3 + 2। तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड -1। ठीक है ना भाई, -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा। तो हो जाएगा 1/2 × 1 यानी कि 1/2। ठीक है, फिर A13 निकालो। तो 1/2 मॉड -3 × 1 + 3। तो ये हो गया 1/2 मॉड -3 + 3। तो ये हो गया 1/2 मॉड के अंदर 0। और तो याद रखिएगा, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है, ना 0 पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, प्लस माइनस नहीं लगता है 0 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1/2 × 0 तो 0 आ जाएगा। अच्छा, A14 निकाल लो। तो 1/2 मॉड -3 × 1 + 4। तो ये हो गया 1/2 मॉड, और ये कितना निकला, -3 + 4। तो ये हो गया 1/2 मॉड के अंदर 1, और ये हो गया 1/2 × 1 बराबर 1/2। तो ये आपकी पहली पंक्ति की वैल्यू निकल आई। ठीक है ना। अब दूसरी पंक्ति की अगर हम बात करें तो A21। तो 1/2, अब i की जगह 2 रख रहे हो, तो -3 × 2 + 1। तो ये हो गया 1/2 -3 दूनी 6 + 1। तो ये हो गया 1/2 माइनस का 5। तो 5 बाहर निकलेगा, प्लस हो जाएगा 1/2 × 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, A22। तो 1/2 मॉड के अंदर -3 × 2 + 2। तो 1/2 -3 दूनी 6 + 2। तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड के अंदर -4, और ये निकलेगा 1/2 × 4 यानी निकलेगा 2। अच्छा, फिर बात करें A23 की। तो 1/2 मॉड के अंदर -3 × 2 और +3। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 मॉड -6 + 3। तो ये कितना निकलना है, 1/2 और मॉड के अंदर -3। तो ये हो गया आपका 1/2 × 3 यानी कि आप कह रहे हो 3/2। और A24 1/2 मॉड के अंदर -3 × 2 + 4। तो 1/2 मॉड के अंदर -3 दूनी 6 + 4। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया -2। तो ये कितना बनेगा, 1/2 × 2 यानी कि ये बन जाएगा आपका 1। ठीक है ना। तो ये दूसरी पंक्ति वाला सिस्टम हो गया। अब तीसरी पंक्ति वाला देख लेते हैं। A31। तो 1/2 मॉड के अंदर -3 × 3 और प्लस j की जगह 1 रखना है, 1। ठीक है ना। तो 1/2 ये कितना है, 3 का 9। अच्छा, मैं आप कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस कैलकुलेशन में करता जा रहा हूँ, है ना। तो सिस्टम आपको पता है। अच्छा, आगे बढ़ के आप आगे के सवाल देखना चाहो तो देख लो। माइनस इसको आप लगाना जरूर है, याद रखिएगा। लगाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। -8। तो ये कितना बनेगा, 1/2 × 8। तो कितना निकल आएगा, 4 निकल आएगा। अच्छा, A32 की बात कर लो। तो 1/2 मॉड 3 × 3 और +2। तो ये हो जाएगा 1/2 और कितना होना है, -9 + 2। तो 1/2 मॉड के अंदर -7। तो 1/2 × 7 यानी 7/2। ठीक है। A33। तो 1/2 -3 × 3 + 3। तो ये हो गया 1/2 मॉड के अंदर -9 + 3 यानी 1/2 मॉड के अंदर -6। तो 1/2 × 6 यानी ये निकला 3। और A34 तो 1/2 मॉड के अंदर -3 × 3 और +4। तो ये हो गया 1/2 मॉड के अंदर -9 + 4। तो 1/2 मॉड के अंदर -5। तो 1/2 × 5 यानी 5/2।
2। तो फाइनल तौर पे आपका इस सवाल लग गया है। अब बस आपको वैल्यू रखनी है कि वैल्यू आपको क्या क्या मिली, है ना। आपको जो आप व्यू बनाया आपने उसमें वैल्यू क्या क्या मिली, तो चलिए देख लेते हैं। वैल्यू आपकी पहली पंक्ति में थी 1, 1/2, 0 और 1/2, ठीक है ना। तो रख रहे हो 1, 1/2, 0 और 1/2, ठीक है। दूसरी पंक्ति में 5/2, 2, 3/2 और 1। तो यहाँ रखना है आपको 5/2, 2, 3/2 और 1, ठीक है ना। 5/2, 2, 3/2 और 1, ठीक है। फिर 4, 7/2, 3 और 5/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करना था। तो सवाल आपने देखा लेंदी है, लंबा सवाल मतलब उसमें ज्यादा प्रोसेस होना, और कठिन सवाल, दो अलग अलग चीजें हैं। तो सवाल कठिन नहीं है, लेंदी है, ठीक है। और बाकी कई सवाल बहुत ही आसान है, बन जाएगा आपसे। आप व्यू क्या रखोगे, आप व्यू के लिए आप ये लगाओगे, है ना। और मैंने समझाया कि भाई कैसे आप व्यू निकालते हो, इस प्रकार से निकालोगे। तो सारी चीजें क्लियर हैं और इस सवाल को आप लगाना, आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लो। आपको कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये सवाल भी सिंपल है। क्या करते हैं, समान अवयव कब होते हैं, जब उनकी कोटियां समान हो और उनके संगत अवयव समान होते हैं, यही बात है। तो इनमें आप देख रहे हो कि भाई कोटियां तो समान है। यहां पर देखो ये 2 × 2 का है, ठीक है ना। ये कितने का, 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है। यहाँ पर बात कर लो 2 × 2 का, ये भी 2 × 2 का है। अच्छा, ये बात कर लो, ये कैसा आपका, ये 3 × 1 का है और ये भी 3 × 1 का है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें, आपको 3 सवाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 1, 2 और 3। इनमें आपको एक्स वाई जेड निकालना है और संगत अवयव कैसे कर दोगे, बराबर। तो अगर हम बात करें पहले सवाल की, तो भाई पहला सवाल तो आपको मौखिक बन जाएगा। पहला सवाल तो आपको मौखिक बन जाएगा, मतलब क्या कि देखो यहाँ पर अगर हम y देखें पहले उसमें, तो y 4 के बराबर हो रहा, z जो है वो 3 के बराबर हो रहा और 1 जो है x के बराबर हो रहा। तो आप क्या कर दोगे कि चूंकि अवयव की कोटियां समान है ना, और तो संगत अवयवों को हम बराबर करेंगे। अब जब संगत अवयवों को बराबर करोगे तो वैल्यू निकल आएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, समझो भाई, x का मान आ गया 1, y का मान आ गया आपका 4 और z का मान आ गया आपका 3, ठीक है ना। ये हो गया एक्स वाई जेड की वैल्यू, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात की नहीं। देखो भाई, x का मान हो जाएगा 1, ठीक है। y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा आपका 4, है ना। और z का मान कितना हो जाएगा, z का मान हो जाएगा आपका 3। समझ गए बात, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया आपको, देखो x + y किसके बराबर करोगे, 6 के। x + y किसके बराबर करोगे, 6 के। और 5 + z करोगे 5 के बराबर, तो यहां से z की वैल्यू निकलेगी। और x y करोगे 8 के बराबर। अब ये थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इस सवाल को समझते हैं। देखो x + y आप लिख दोगे तुलना करने पर, क्या लिख देंगे, तुलना करने पर, कंपेयरिंग, ठीक है। तो x + y बराबर 6 ले लो, ठीक है। और आपको क्या दिया है, और दिया है भाई 5 + z, 5 + z बराबर 5 दिया है। तो z बराबर आपका कितना निकलेगा, 5 घटेगा वहां पर जाके, 5 - 5। तो यहां से आपको z की वैल्यू कितनी निकलाई, 0 निकलाई। ये तो हो गया z की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, x + y बराबर 6 दिया और x y बराबर 8 है, तो x y बराबर रख दो 8, ठीक है भाई। अच्छा, यहां से क्या करो, ये x + y बराबर 6 था ना, तो यहां से अपन x की वैल्यू निकाल ले सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 - y आएगी। x की वैल्यू यहां पर उठा के रख दो, ठीक है, रख देते हैं। तो 6 - y बराबर 8। अब इस चीज को हम यहाँ पर हल करते हैं, इसको साइड में ले लो, ठीक है। इसको अपन ऊपर ले जाके हल करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। समझो क्या मिला था हमको, 6 - y बराबर 8, ये मिला था, ठीक है। चलो इसको हम हल करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 6y - y² बराबर 8। 8 को इस तब ले आओ तो 6y और माइनस का y² - 8 बराबर 0, यानी ये हो गया -y² + 6y - 8 बराबर 0। पूरे में माइनस का अगर हम गुणा कर दें तो हो जाएगा y² माइनस का 6y प्लस का 8 बराबर 0। अब 8 लाना है आपको, तो 4 दूनी 8 होता है और 4 2 6 होता है। तो यहां से आ जाएगा y² - 4y - 2y प्लस 8 बराबर 0। तो क्या वैल्यू मिलेगी, ये हो गया आपका y कॉमन निकलेगा तो y - 4 -2 निकलेगा तो y - 4 बराबर 0। तो ये हो गया y - 4 और ये हो गया y - 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से आपकी y की वैल्यू निकल आई भाई। एक बार y - 4 बराबर 0 करोगे तो y का मान कितना निकला, 4।
और y माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी निकली 2। अच्छा एक्स वाई बराबर कितना था, एक्स वाई बराबर 8 था ना, तो जब y बराबर 4 तो x बराबर कितना होगा 4 का भाग होगा, तो x का मान कितना निकलेगा 2, और y का मान 2 तो 2 का भाग होगा तो x का मान निकलेगा 4। तो इस प्रकार से अपन ने वैल्यू निकाल ली। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं भाई, आता है यहां से 2 वैल्यू निकली, आता है x बराबर 2 है तो y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0, और x बराबर अगर अपन ने 4 लिया, ये वाला 4 लिया, तो x बराबर 4 तो y बराबर फिर 2 और z की वैल्यू 0, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल लगना था, ठीक है ना, और कुछ नहीं था सवाल। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं, तीसरा सवाल आपको क्या कह रहा है। तीसरा सवाल और ज्यादा सरल है, समझो। कंपेयरिंग करेंगे, अगर हम तुलना करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा भाई, अपन को मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। अब क्या करो, एक एक बार ये वैल्यू रख दो, दूसरी तीसरी जो वैल्यू आपको दी है एक एक बार रख देंगे। कैसे, समझो। जो पहला आपको समीकरण दिया है, पहला क्या दिया, उसमें क्या करो कि भाई x और z को साथ में ले लो, y को अलग कर लो, y को अलग कर लो, बराबर 9। तो x प्लस जेड कितना दिया, 5 दिया, तो 5 प्लस वाई बराबर 9। तो यहां से अपन को y की वैल्यू मिल गई, तो y बराबर कितना 9 माइनस 5, तो y बराबर 4, y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब पहले में y और z साथ कर लो, तो x प्लस वाई प्लस जेड साथ किया बराबर 9 था, और y प्लस जेड की वैल्यू है आपकी 7, तो x प्लस 7 बराबर 9, ठीक है ना, और x बराबर 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अच्छा x प्लस जेड दिया था अपन को, x प्लस जेड दिया था 5, ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे x प्लस जेड बराबर था 5, तो x का मान आया 2, x का मान कितना आया 2 प्लस जेड बराबर 5, तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 2, तो z की वैल्यू आ गई 3। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं भाई 2 4 3 है वैल्यू, ठीक है, तो अतः x बराबर 2 y बराबर 4 z बराबर 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो आपको समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। सवाल सिंपल है, चलिए लगाते हैं। तुलना करनी है आपको, तो a माइनस बी किसके बराबर, -1 के बराबर, a माइनस बी किसके बराबर, -1 के बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर 2a प्लस सी 5 के बराबर कर दो, 2a प्लस सी हमने किया 5 के बराबर, समीकरण नंबर 2 ले लिया। 2a माइनस बी 0 के बराबर, 2a माइनस बी बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 3। और 3c प्लस डी 13 के बराबर, 3c प्लस डी हो गया आपका 13 के बराबर, समीकरण नंबर 4। अब क्या देख रहे हो यहाँ पर, अगर हम गौर करें तो पहले और तीसरे में देखो ए बी और ए बी दिया है दोनों में, है ना, समीकरण में ए और ए बी दिया है, तो क्या करो इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करें। अब क्या करते हैं कि 1 और 3 को घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हो माइनस बी है ना, तो अगर घटाओगे तो ये कट जाएंगे। तो क्या कर रहे हो कि समीकरण 1 और 3 को घटाने पर, समीकरण 1 व 3 को घटाने पर, है ना, 1 और 3 को घटाने पर, तो a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0, तो घटा दो, घटाने पर तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो रहा, -2a से a गया तो कितना बचा -a, और ये बचेगा -1, तो a बराबर 1, a बराबर कितना होगा 1, तो a की वैल्यू 1 निकल आई, b की वैल्यू निकाल लो। आपके पास क्या था, a माइनस बी बराबर -1 था, a का मान रखो 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर कितना होगा -1 1 का 75 कर रहे हैं, तो -1, तो माइनस बी बराबर -2, तो b बराबर 2, ये b का मान निकल आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब दूसरा समीकरण देखो, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर आपको 2 क्या दिया, समीकरण नंबर 2 कह रहा भाई 2a प्लस सी बराबर 5, a का मान निकाला आपने 1, तो 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 एकम 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर 5 माइनस 2, तो सी की वैल्यू आ गई 3। अब हम यहां रख देंगे चौथे वाले में,
तो समीकरण नंबर 4 से, अच्छा समीकरण 4 क्या दिया है, 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13। अब c की वैल्यू 3 रख दो, तो 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13, 3 तिरका 9 प्लस डी बराबर 13। तो ये हो गया आपको डी बराबर कितना, डी बराबर हो गया, डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी की वैल्यू हो गई 4। इस प्रकार से आपने निकाल दिया है ना। तो यहां पर आपने क्या देखा कि अतः a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आगे का गाना आप खुद बना लो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लो। आपको दिया है a बराबर aij m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि भाई वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसकी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाए उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। ये परिभाषा में बात हुई थी। तो मैंने आपसे कहा था कि परिभाषाओं को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है, बस थोड़ा सा सरल चीज है, कोई कठिन तो नहीं है। तो पंक्ति और स्तंभ बराबर होने का मतलब क्या है कि भाई m और n बराबर होंगे, m और n बराबर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। आपको ये दे दिया है आव्यूह और आपको 4 ऑप्शन दिए, तो इन 4 ऑप्शन को हल कर अपन को देखना है सवाल को हल करके कि ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। तो तुलना करेंगे। अब तुलना करोगे तो 3x प्लस 7 बराबर 0 ले लो, 3x प्लस 7 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 5 और ये y माइनस 2, यानी ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 2 बराबर 5। समीकरण नंबर 2 y प्लस 1 बराबर 8, तो y प्लस 1 बराबर 8, ये समीकरण नंबर 3 ले लिया। और 2 माइनस 3x बराबर 4, ठीक है, तो 2 माइनस 3x बराबर 4, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो अब यहां पर ध्यान दो कि 1 और 4 से तो अपन को मिलेगा x का मान, 1 और 4 से x का मान मिल जाएगा, और 2 और 3 से अपन को y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखो, तो अगर हम बात करें समीकरण 1 की, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 7 बराबर 0, तो 7 वहां घटेगा, तो 3x बराबर माइनस 7, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस 7 बटे 3, ठीक है, x बराबर माइनस 7 बटे 3 आ गया। ओके, और समीकरण 4 के लिए रख लो x का मान निकालने के लिए, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से कितना, 2 माइनस 3x बराबर 4, 2 माइनस 3x बराबर 4, तो माइनस का 3x बराबर 4 माइनस 2, पहले 2 घटेगा, तो माइनस का 3x बराबर 2, तो x बराबर 3 का भाग दे दोगे तो ये कितना निकल आएगा, माइनस का 2 बटे 3, तो ये x की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो समीकरण 2 से, अब हमें समीकरण 2 क्या दिया, y माइनस 2 बराबर 5, y माइनस 2 बराबर 5, तो y बराबर 5 प्लस 2, तो y बराबर आ गया 7, y बराबर 7 हो गया, ठीक है। ओके, फिर समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 कितना है भाई, समीकरण 3 था आपका y प्लस 1 बराबर 8, y प्लस 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 1, तो y बराबर 7। अब यहां पर आप ध्यान दो, अब यहां पर आप उसने ये कह दिया कि y का मान 7 है, y का मान 7 है, ठीक है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू 2 दे रहा है, x की वैल्यू 2 दे रहा है। अब जरा अगर हम ऑप्शन चेक करें तो यहां पर कहीं पर भी x के 2 मान नहीं दे रहा है, x के कहीं पर भी 2 मान नहीं दे रहा है, एक बात समझो इसको, ठीक है। और यदि आप x की एक वैल्यू रखोगे, ध्यान समझना, अगर आप x की एक वैल्यू रखोगे तो मान गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। x की एक ही बार में 2 वैल्यू संभव नहीं हो सकती हैं, x की एक ही बार में 2 वैल्यू संभव नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान दो। तो यहां पर आपको लिख देना है कि एक ही समय पर x के 2 मान संभव नहीं है, एक ही समय पर x के 2 मान संभव नहीं है, अतः ज्ञात करना संभव नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहां पर आपका जो पॉइंट है वो ये है कि एक ही समय पर x के 2 मान संभव नहीं है, इसीलिए ज्ञात करना संभव नहीं है। अच्छा, आप कह सकते हो सर एक जगह आपने 2 वैल्यू निकाली थी, लेकिन उस क्वेश्चन में ध्यान दो, मुझे याद है उस क्वेश्चन में क्या था कि x बराबर 2 था तो y बराबर 4 था, और x बराबर 4 था तो y बराबर 2 था।
दोनों वैल्यू अलग अलग हो रही थी। क्यों? क्योंकि XY बराबर 8 था, है ना। तो मुझे याद है, इस बात को ध्यान रखना। ये मत कह देना कि सर वहां पर दो वैल्यू निकाली थी अपन, ऐसा नहीं है। यहां पर Y की वैल्यू तो एक ही है ना, लेकिन X की अलग अलग दो वैल्यू आ गई जो कि सही नहीं है। अब जब ये बात सही नहीं है तो हम मान ज्ञात नहीं कर सकते, ये अव्यू ही नहीं बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है कि 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब या तो आप 0 भरो या 1 भरो। ठीक है, 0 भरो या 1 भरो, और 3x3 का कह रहा है तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो चलिए देखिए, अब आव्यूह क्या कह रहा है आपको, आव्यूह कह रहा है 3x3 का। आव्यूह में अवयव कितने हो जाएंगे भाई, 3 गुणे 3 करोगे तो आव्यूह में अवयव कितने रहेंगे, 9 रहेंगे। क्लियर है बात। आव्यूह आपको 3x3 का कह रहा है तो अवयव कितने रहेंगे, 3 त्रिका 9 रहेंगे। अच्छा, प्रत्येक अवयव को दो तरीके से अपन लिख सकते हैं, या तो 0 या फिर 1, है ना। अवयव को लिखने के तरीके कितने हैं, 2 हैं। अवयव को लिखने के 2 तरीके हैं। अब अवयवों को लिखने के आधार पर हम अवयवों की अगर संख्या की बात करें तो 2 तरीके हैं और अवयव कितने हैं, 9। तो 2 की घात 9। 2 तरीके हैं और अवयव कितने हैं, 9। तो 2 की घात 9 कर दोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 512। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के अलावा यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो इसके लिए जरूरी है कि आप वेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर दें, उसको ऑल सेलेक्ट पे कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो, जो भी वीडियो हमारी तरफ से डाली जाए वो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये बात जरूरी है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता फिर आप कहते हो कि सर वीडियो नहीं आई है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो बहुत जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर किया करें। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो किस प्रकार से अच्छा लगा है, आप अपनी मेरी कमियां और आपको किस प्रकार से और मदद चाहिए, ये सारी कमेंट्स में जरूर बताते रहें। इसके अलावा आप और अभी अच्छे कमेंट्स करते रहें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर तो जरूर आपको हमें फॉलो करना ही करना है, क्योंकि वहां पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता रहता हूं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में है। इसके अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।